हेलो गाइस, आज हम करेंगे टीएस एलियट की एक बहुत फेमस पोम द होलो मैन। द होलो मैन का मतलब होता है कि एक खाली आदमी या खोखला आदमी, राइट। टीएस एलियट की ये बहुत फेमस पोम है द होलो मैन। अब टीएस एलियट के बारे में जाने तो टीएस एलियट जो थे, टीएस एलियट का फुल नेम क्या था? थॉमस स्टियर्न्स एलियट। ठीक है। टीएस एलियट जो थे वो एक अमेरिकन इंग्लिश मॉडर्निस्ट पोएट थे। एक अमेरिकन इंग्लिश मॉडर्निस्ट पोएट थे, एक एसेइस्ट थे, एक प्लेराइट थे, लिटरेरी क्रिटिक थे एंड एडिटर। टीएस एलियट, इनका फुल नेम थॉमस टियन्स एलियट, फर्स्ट पब्लिश इन 1925। उन्होंने इस पॉम को कब पब्लिश किया था? 1925 में। कंसीडर्ड वन ऑफ द 20th सेंचुरीज मेजर पोएट, 20th सेंचुरी के मेजर पोएट माने जाते हैं। ही इज़ अ सेंट्रल फिगर इन इंग्लिश लैंग्वेज मॉडर्निस्ट पोएट्री। इन्हें सेंट्रल फिगर माना जाता है इंग्लिश लैंग्वेज की जितने भी मॉडर्निस्ट पोएट्रीज हैं उनका। ओके। अगर हम इनके बर्थ की बात करें तो इनका बर्थ हुआ था 26 सितंबर 1888 को इन सेंट लॉइस मसूरी में। इनका बर्थ हुआ था एक बॉस्टन ब्राह्मण फैमिली के अंदर। ठीक है। वो इंग्लैंड में चले गए थे 1914 में 25 की एज में एंड वहाँ पे सेटल हो गए थे, राइट। बाकी इसमें इनका डेथ क्या याद रखना है हमें? डेथ हुई थी इनकी 4 जनवरी 1965 में। एंड इनके कुछ फेमस वर्क्स याद रखने हैं हमें, जिनमें से एक है द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड। ये देखिए, द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफ्रॉक, ये इनका फेमस वर्क है एक। तो एक है द वेस्ट लैंड, 1922 में ये पब्लिश हुआ था, ये बहुत फेमस है। ठीक है। एक है फोर क्वाड्रेट्स, मर्डर इन द कैथेड्रल। दीज आर द फेमस वर्क्स ऑफ टीएस एलियट। ठीक है। तो ये था कुछ पोइट के बारे में। ठीक है। अगर हम पॉम की बात करें तो पॉम, ये जो पॉम है द होलो मैन, ये पब्लिश हुई थी 1925 में। ये 98 लाइन्स की पॉम है और ये 5 सेक्शंस में डिवाइडेड है। एक बहुत बड़े बड़े सेक्शन है इस पॉम के, 5 सेक्शंस हैं, उनको हम स्टडी करेंगे लाइन टू लाइन। अगर हम बात करें पॉम के स्ट्रक्चर की तो ये जो पॉम है इसका स्ट्रक्चर जो है वो फ्री वर्स है। फ्री वर्स में लिखा गया है इसे, और इसकी कोई डेफिनेट राइम स्कीम नहीं बनती है। ठीक है। तो जब पोएट ने इस पॉम को लिखा था, द होलो मैन पॉम को जब लिखा था, तब उसी टाइम क्या हुआ था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का एंड हुआ था। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के एंड होने के जस्ट बाद यूरोपियन कल्चर की क्या बुरी स्थिति थी उस बारे में पोएट जो हैं वो लिख रहे हैं कि जो ह्यूमन बीइंग्स थे उस टाइम में उनकी क्या सिचुएशन थी, वो किस सिचुएशन से गुजर रहे थे, उनकी स्थिति कैसी हो गई थी, राइट। सोसाइटी में एक तरह की डिक्लाइन आ गया था, फॉल आ गया था, इस चीज़ के बारे में भी पोएट बता रहे हैं इस पोम में। लोगों के मन में एक दूसरे के लिए ना ही कोई प्यार था, ना कोई सिंपैथी थी, ना ही कोई कंपैशन था। ठीक है। पोम में इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया गया है। ठीक है। इसकी मेन थीम क्या है? फेथलेसनेस, सोशल डिक्लाइन, समाज में डिक्लाइन आना, एंड कल्चरल डिके आना। तो ये था इस पोम की थीम, ये थी इस पोम की थीम। ठीक है। अब हम करेंगे इसकी एक्सप्लेनेशन। ओके। इसके 5 सेक्शंस हैं, एक एक करके हम इसके सारे सेक्शंस को कंप्लीट करेंगे, कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। इसका फर्स्ट सेक्शन है, वी आर द होलो मैन, वी आर द होलो मैन, वी आर द स्टफ्ड मैन।
तो इसमें इन दो लाइंस में पोइट कह रहा है, यहाँ स्पीकर क्या कह रहा है, खुद के लिए कह रहा है और अपने जैसे जो कई और जो लोग हैं उनके लिए कह रहा है, और बता रहा है कि वी आर द होलो मैन, कि हम क्या हैं, होलो मैन है। होलो मैन मतलब ऐसे लोग हैं जो अंदर से खाली है, होलो है मतलब खोखले हैं, हम खत्म हैं अंदर से। वी आर द स्टफ्ड मैन, पोइट कह रहा है कि हम वो लोग हैं जिनमें भूसा भरा हुआ है। स्टफ्ड मैन का मतलब होता है भूसा भरा पड़ा है। जैसे कि इसमें किसके बारे में बता रखे हैं, जैसे स्केयर क्रो होते हैं फील्ड्स के अंदर, जो पुतले बनाए जाते हैं जो भूसे से भरे होते हैं। पोइट कह रहे हैं कि हम उनकी तरह हो गए हैं, एक स्टफ्ड मैन की तरह हो गए हैं जिनके अंदर भूसा भरा पड़ा है, हम बिल्कुल खाली हो चुके हैं। ठीक है। लीनिंग टूगेदर हैंड पीस फिल्ड विद स्ट्रॉ, तो इस लाइन का मतलब है हम एक दूसरे की ओर झुके हुए हैं। पोइट कहता है कि लीनिंग टुगेदर, हम एक दूसरे की ओर झुके हुए हैं। हमारे में जो हेड पीस है, हेड पीस यानी कि हमारा जो सिर है वो विद स्ट्रो, फिल्ड विद स्ट्रो यानी कि हमारा जो सिर है वो स्ट्रो से भरा पड़ा है, यानी कि भूसे से भरा हुआ है। हमारे अंदर की जो सोचने की जो क्षमता है वो ख़त्म हो गई है, या हमारे अंदर सोचने की जो कैपेबिलिटी है वो नहीं है। पॉइंट ऐसा कह रहे हैं कि मतलब हम बिल्कुल अंदर से ख़त्म हो चुके हैं, ऐसा लगता है हमारे दिमाग में भूसा भर चुका है। ठीक है, और हम स्टफ्ड मैन हो चुके हैं। ठीक है, आगे है अल्लास। अल्लास पोइट जो है इसमें अपना दुख बता रहा है, अपनी आह भर रहा है और कह रहा है कि our dried voices when we whisper together are quiet and meaningless. It means पोइट कह रहे हैं कि हमारी जो आवाज़ें हैं, हमारी जो वॉइसेस हैं वो क्या हो चुकी हैं, ड्राइड हो चुकी हैं। ड्राइड का मतलब होता है सूख गई हैं, जैसे बहुत दिनों से न बोलने के कारण, मतलब बहुत दिनों से हमने कुछ बोला नहीं है इसलिए हमारी जो आवाज़ है वो बहुत सूख गई है। when we whisper together यानी कि जैसे मतलब जब हम विस्पर करते हैं, विस्पर का मतलब होता है जब हम कुछ बोलते हैं एक साथ तो आवाज़ क्या निकलती है, फिर भी बहुत ज़्यादा शांत, मतलब धीरे से आवाज़ निकलती है हमारी और मीनिंगलेस होती है वो। मीनिंगलेस मतलब उसका कोई मतलब नहीं होता है, ऐसी आवाज़ निकलती है अगर हम साथ में भी बोलते हैं तो। ठीक है, आगे है एज विंड इन ड्राई ग्लास और रैट्स फीट ओवर ब्रोकन ग्लास इन अवर ड्राई सेलर। तो यानी पोइट कहता है कि हमारी जो आवाज़ है उतनी ही शांत, उतनी ही मीनिंगलेस हो गई है जैसे जब हवा जो होती है, जो विंड होती है, जब सूखी घास पर बहती है। जैसे जो हवा होती है जब वो सूखी ड्राई ग्रास के ऊपर बहती है तो उससे जो आवाज़ निकलती है, न उस आवाज़ से ज़्यादा कोई शोर होता है न कोई उसका मीनिंग होता है। जैसे मतलब पोइट कह रहा है कि जैसे सूखी घास के ऊपर जो हवा बहती है उस तरीके से हमारी आवाज़ हो चुकी है, बिल्कुल क्वाइट और मीनिंगलेस। आगे पोइट कहता है और रेड्स फिस्ट ओवर ब्रोकन ग्लास का मतलब है कि जब चूहे जो होते हैं हमारे बेसमेंट में, जो टूटे हुए जो कांच होते हैं, जो ब्रोकन ग्लास होते हैं, उन पर जब दौड़ते हैं तो उन सब आवाज़ों का जैसे कोई मतलब नहीं होता, वो ऐसे ही शोर मचाते हैं, तो वैसे ही हमारी जो आवाज़ें हैं उनका भी कोई मतलब नहीं है या उनका भी कोई मीनिंग नहीं है। इन अवर ड्राई सेलर, तो हमारी भी वॉइस कैसी हो, पोइट कह रहे हैं कि तो हमारी भी वॉइस जो है वो ऐसी ही हो चुकी है जैसे विंड और चूहे की अगर हम बात करें। ठीक है, एज अ मीनिंगलेस वॉइस हो चुकी है हमारी, पोइट का कहना है। शेप विदाउट फॉर्म, शेड विदाउट कलर, इसका मतलब है कि हमारे पास बॉडी तो है, हम पोइट कह रहे हैं कि हमारे पास बॉडी तो है, एक शेप है, लेकिन उसमें कोई फॉर्म नहीं है। हमारी जो बॉडी है उसकी कोई फॉर्म नहीं है, उसकी कोई डेफिनेशन नहीं है सही। ठीक है, फिर पोइट कहता है कि शेड विद कलर, यानी कि हमारे पास एक मिनट,
शेड विदाउट कलर पोएट शेड विदाउट कलर, तो इसमें पोइट कह रहे हैं कि हमारे पास एक परछाई तो है लेकिन उस परछाई का कोई कलर नहीं है, उसका कोई रंग नहीं है, ऐसी है। पैरालाइज फोर्स का मतलब होता है कि पोइट कह रहे हैं कि हमारे पास एक फोर्स तो है, हमारे पास ताकत तो है, लेकिन हम उसे इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, हमारे अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं रह गई है कि हम इस ताकत को, इस फोर्स को इस्तेमाल कर सकें और कुछ कर सकें, हम पैरालाइज हो चुके हैं। तो पोइट इसमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के ख़त्म होने के बाद की स्थिति बता रहे हैं लोगों की, कि लोगों के अंदर फोर्स तो है लेकिन वो उस फोर्स का यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, वो पैरालाइज हो चुके हैं। ठीक है। गेस्चर विदाउट मोशन, इसका मतलब है कि पॉइंट कहते हैं कि हमारे मन में कुछ करने का एक तजुर्बा है, हम चाहते हैं कि हम कुछ करें अपनी लाइफ में, कोई हमारी फोर्स का इस्तेमाल करें, लेकिन उसके लिए हम किसी तरह का मोशन नहीं कर पा रहे हैं, हमारे अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं रह गई है कि हम मोशन कर सकें या कोई मूवमेंट कर सकें, बस सोच रहे हैं हम ऐसा करेंगे। तो इसमें पोइट क्या बता रहे हैं कि जो हमारी ये जो सारी चीज़ें हैं वो क्या हो गई है, यूज़लेस होती जा रही हैं, हमारे पास है तो सही बट हम इसका यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, यूज़लेस हो चुकी है ये सारी चीज़ें। ओके, नेक्स्ट लाइन है, दोज हु हैव क्रोज्ड विद डायरेक्ट आइज टू डेथ्स अदर किंगडम। तो इन लाइन्स में पोइट कह रहे हैं कि यानी वो लोग जिन्होंने इस दुनिया को छोड़कर डेथ की, उस दूसरी दुनिया, मतलब जो डेथ की वो जो दूसरी दुनिया है उसमें कदम रख लिया है, उन आँखों को देखते हुए, वो आंखें किसकी हैं, मतलब किसकी आंखों की बात कर रहे हैं पोएट, गॉड की आइज़ की बात कर रहे हैं इसमें। ठीक है, कि गॉड की आंखों को देखते हुए वो उसकी दूसरी दुनिया में जा चुके हैं। ठीक है, आगे है, रिमेंबर अस इफ एट ऑल नॉट एज लॉस्ट, एक मिनट, तो एक मिनट, violent souls but only as the hollow man, the stuffed man। तो इन लाइंस में पोइट कह रहे हैं कि उन लोगों को कह रहे हैं जो दूसरी दुनिया में चले गए हैं, जो भगवान के पास चले गए हैं, उनको कह रहे हैं कि हमें याद रखना, रिमेंबर रखना, थोड़ा भी याद रखना, जितनी मतलब थोड़ा तो याद रखना, किसी भटके हुए भूले हुए सॉल की तरह नहीं, मतलब किसी जो भटका हुआ आदमी होता है या भटकी हुई सोल होती है उसकी तरह हमें याद मत करना, ऐसे लोगों की तरह याद रखना जिन्हें कुछ पता ना हो। ठीक है, बट ओनली एज दी होलो मैन, द स्टफ्ड मैन, इट मीन्स कि मतलब ऐसे लोगों की तरह याद रखना हमें कि जिन्हें कुछ पता ना हो, बल्कि मतलब वो लोग, किन लोगों की बात कर रहे हैं पोइट, होलो मैन्स, स्टफ्ड मैन, यानी कि ऐसे लोगों की तरह हमें याद रखना जो बिल्कुल अंदर से एम्प्टी हो चुके हैं, खाली हो चुके हैं, जिनके अंदर भूसा भरा है, जिनमें सोचने की, समझने की कैपेसिटी नहीं है, हमें बस वैसे ही याद रखना। ठीक है, तो ये था हमारी पॉम का फर्स्ट सेक्शन। यहाँ से सेकेंड सेक्शन स्टार्ट होगा हमारा। तो इसमें क्या है, आइज आई डेयर नॉट मीट इन ड्रीम्स। तो इसमें पॉइंट क्या कह रहा है, आइज आई डेयर नॉट, आइज से इसका मतलब है, पॉइंट कह रहा है कि यहाँ उन आँखों की बात हो रही है जो हमने पहले पढ़ा था, हमने अभी पढ़ा ना कि लोग मरने के बाद डेथ की दूसरी किंगडम में उन आँखों को देखते हुए जाते हैं, किन आँखों को, गॉड की आँखों को देखते हुए जाते हैं। पोइट इसमें अपने लिए कहता है कि मुझ में हिम्मत नहीं है, आई डेयर नॉट का मतलब है, पोइट इसमें कह रहा है कि मुझ में हिम्मत नहीं है मैं उन आँखों को अपने सपने में भी देखूं।
मतलब पोइट कह रहे कि कई लोग तो ऐसे हैं कि मरने की मतलब डेथ की दूसरी दुनिया में जा रहे हैं उन आंखों को देखकर, भगवान की आंखों को देखकर। पोइट कहते हैं कि मेरे अंदर तो इतनी हिम्मत भी नहीं है कि मैं उन आंखों को अपने सपने में भी देखूं, कि मैं इतना वो हो चुका हूँ, इतनी मेरे अंदर कैपेसिटी नहीं रह गई है कि मैं गॉड से आंखें मिला सकूं। पोइट ऐसा कहना चाह रहे हैं। इन डेथ्स ड्रीम किंगडम दीज डू नॉट अपीयर। तो इन लाइंस में पोइट कह रहे हैं कि जो डेथ का जो ड्रीम किंगडम है, ये जो डेथ का ड्रीम किंगडम है, जो बेहतर जगह है डेथ की किंगडम में, यानी हेवन की बात कर रहे हैं पोएट, स्वर्ग की बात कर रहे हैं कि वो जो जगह है यहाँ पर ये आंखें, वहाँ पर ये आंखें क्या है, नज़र नहीं आती। वो आंखें कैसी हैं, जो हमेशा हमें जज करती हैं कि जो हम कर रहे हैं सही है या गलत है। कि स्वर्ग में पॉइंट इसमें कह रहे हैं कि स्वर्ग में तो ऐसा होता है कि हमें मतलब जज किया जाता है, हम सही हैं या गलत हैं, फिर ही हम उसके अकॉर्डिंग स्वर्ग में या नर्क में जाते हैं, राइट। तो इस चीज़ की बात कर रहे हैं पॉइंट। देयर द आईज आर सनलाइट ऑन अ ब्रोकन कॉलम। तो पोइट यहाँ कह रहे हैं कि वहाँ पर आंखें कैसी रहेंगी, मानो चमचमाती हुई। ठीक है, मतलब सनलाइट की तरह, चमचमाती हुई धूप की तरह हो, बिल्कुल हमें अच्छा फील करवाने वाली आंखें होंगी, ऐसा पॉइंट कह रहे हैं। ठीक है, कि जो दूसरी दुनिया होगी डेथ की, तो वो कैसी होगी, चमचमाती होगी। वहाँ पे कैसी आंखें होंगी, चमचमाती हुई आंखें होंगी जो हमें अच्छा फील करवाएंगी। There is a tree swinging and voices are in the wind singing। तो इसमें पोइट कह रहे हैं कि वहाँ पर एक पेड़ होगा, वहाँ पर एक ट्री होगा जो हवा में यूं ही झूल रहा होगा, और साथ ही कुछ आवाज़ें होंगी, वॉइसेस होंगी जो हमें हवा में कुछ गाती हुई सुनाई देंगी। ठीक है, आगे है मोर डिस्टेंट एंड मोर सॉलिमन देन अ फीडिंग स्टार। तो पोइट कह रहा है कि ये जो आवाज़ें हैं और ये जो पेड़ है ये हमसे बहुत दूर होगा, और साथ ही उनकी जो आवाज़ होगी वो बहुत क्या होगी, शांत होगी। जैसे मानो दूर से एक जो तारा हो वो ख़त्म होता जा रहा हो, ऐसा लगेगा। फेडिंग स्टार मतलब टूटता हुआ तारा या ख़त्म होता हुआ तारा, उसकी तरह लगेगा। लेट मी बी नो नियरर इन डेथ ड्रीम किंगडम। तो इसमें तो ये जो लाइंस थी, इसमें पोइट कंपैरिजन बता रहे हैं कि ये जो दूसरी किंगडम में जब हम जाएंगे तो ये जो हेवनली प्लेस रहेगा वहाँ पर कितना मज़ा आएगा, वो कितना कंफर्टेबल रहेंगे हम वहाँ, उस चीज़ के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, तो ये जो लाइन है लेट मी बी नो नियरर इन डेथ ड्रीम किंगडम, तो इसमें पोइट कह रहे हैं कि लेकिन इतना होने के बाद भी जो पोइट है, मतलब पोइट जो तारीफ़ कर रहा है, जो डेथ की दूसरी दुनिया है, जो डेथ का दूसरा किंगडम है, उसकी तारीफ़ कर रहे हैं, लेकिन पोइट जो है वो खुद ही नहीं जाना चाहते वहाँ। क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो लेकिन जो पोएट है वो खुद ही नहीं जाना चाहते उस किंगडम में, उस हेवनली जगह पे, कह रहे हैं कि मुझे उस जगह से दूर ही रखो। ठीक है, कि लेट मी नो नियर, मुझे उस जगह से दूर ही रखो, किससे, डेथ ड्रीम किंगडम से। आगे है लेट मी ऑल्सो वियर सच डेलिब्रेट डिस्गाइजेस। तो इस लाइन में पोइट कह रहे हैं कि साथ ही मुझे कोई ऐसे कपड़े दे दो। पोइट कहते हैं कि मुझे कुछ ऐसा पहना दो जिससे मैं खुद को छिपा सकूं। ठीक है, उस दूसरी दुनिया में जाने के लिए मैं नहीं जाना चाहता हूँ, मैं छुप सकूं, ऐसे मुझे कपड़े दे दो। रैट्स कोट, क्रॉस स्किन, क्रोज्ड स्टेव्स इन अ फील्ड। तो इसका मतलब है कि चाहे चूहे की खाल मैं पहन लूँगा, या कौवे की स्किन को पहन लूँगा, या मैं लकड़ियों से जो अपने शरीर है उसको छुपा लूँगा। स्टेव्स का मतलब होता है लकड़ियाँ। ठीक है, तो पोइट कहता है कि मुझे कुछ भी मिल जाए, मैं उससे अपने आप को छुपा लूँगा, जिससे मुझे डेथ की उस दूसरी दुनिया में ना जाना पड़े। बिहेविंग एज द विंड्स बिहेव्स नो नियरर।
तो इसमें पोएट कह रहा है कि बिल्कुल वैसे ही मैं अपनी हरकतें कर लूँगा, वैसे ही मैं बिहेव करूँगा जैसे मैं हवा में यूं ही झूल रहा हूँ, इस तरीके से मैं बिहेव करूँगा। नॉट दैट फाइनल मीटिंग इन द ट्विलाइट किंगडम। तो इन लाइंस में पोएट कह रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, मरने के बाद जो फाइनल मीटिंग होती है, भगवान के पास जाना होता है, मैं वहाँ नहीं जाना चाहता हूँ। पोएट इसमें कह रहे हैं कि मुझे पता है कि मैंने क्या क्या किया है, मैंने क्या क्या गलतियाँ की हैं, मैं भगवान के पास नहीं जाना चाहता हूँ, मैं भगवान से नज़रें नहीं मिला सकता, इसलिए मैं वो दूसरे किंगडम में नहीं जाना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये था हमारा सेकेंड सेक्शन, यहाँ पर कंप्लीट होता है। देन आता है हमारा थर्ड सेक्शन। थर्ड सेक्शन में पोएट बता रहे हैं कि दिस इज़ द डेड लैंड, दिस इज़ कैक्टस लैंड। तो पोएट कह रहे हैं कि जहाँ वो रहते हैं वो कैसी लैंड है, एक डेड लैंड है, क्योंकि वहाँ पर लोगों के अंदर कोई इमोशंस नहीं है। डेड लैंड क्यों कहा है, क्योंकि लोगों के अंदर क्या है, कोई इमोशंस नहीं बचे हैं, ना ही उनके अंदर कोई फीलिंग्स बची हैं। दिस इज़ कैक्टस लैंड। पोएट कहते हैं कि यहाँ पूरी लैंड पर ऐसा लगता है जैसे कांटे भरे पड़े हैं। ठीक है, कैक्टस लैंड मतलब कांटे भरे पड़े हैं। हेयर द स्टोन इमेजेस आर रेज्ड। तो इसमें पोइट कह रहे हैं कि यहाँ पत्थर की मूर्तियाँ बनाई गई हैं। स्टोन इमेजेस मतलब पत्थर की मूर्तियाँ बनाई गई हैं, मतलब यहाँ पे इतनी मूर्तियाँ हैं कि मूर्तियाँ भरी पड़ी हैं हर जगह। हेयर दे रिसीव द सप्लीमेशन ऑफ अ डेड मैन हैंड अंडर द ट्विंकल ऑफ अ फेडिंग स्टार। तो इन लाइन्स में पोइट कह रहे हैं, वेट, पोइट कह रहे हैं कि यहाँ पर जो लोग हैं वो क्या करते हैं, किसी मरे हुए के हाथ, डेड मैन्स हैंड मतलब किसी मरे हुए के हाथ का आशीर्वाद चाहते हैं, उसके लिए सप्लीकेशन करते हैं। सप्लीकेशन का मतलब होता है प्रार्थनाएं करते हैं कि मरे हुए लोग उन्हें क्या करें, ब्लेस करें। देखो, सप्लीकेशन ऑफ अ डेड मैन्स हैंड मतलब वो मरे हुए आदमियों से वो क्या चाहते हैं, आशीर्वाद चाहते हैं कि वो उन्हें ब्लेस करे, वो भी रात के समय में। रात के समय में मतलब अंडर द ट्विंकल ऑफ ए फेडिंग स्टार, मतलब एक मरता हुआ या टूटते हुए तारे की रोशनी में ब्लेस करें उन्हें। इज इट इज इट लाइक दिस इन डेथ अंडर अदर किंगडम। तो पोएट कह रहे हैं कि क्या जो डेथ की जो दूसरी किंगडम है, मरने के बाद जहाँ हम जाते हैं, वहाँ भी क्या ऐसा ही कुछ होता है जैसा कि मैं बता रहा हूँ। वेकिंग अलोन एट द आवर व्हेन वी आर ट्रेम्बलिंग विद टेंडरनेस। तो इसमें पोइट कह रहे हैं कि क्या हम होलो मैन्स की तरह रात के समय में अकेले लोग जैसे वहाँ भी टहलते हैं और उनके अंदर प्यार भरा रहता है, क्या वो टेंडरनेस मतलब प्यार से भरे हुए हैं वो भी। तो इस तरीके से पोइट कह रहे हैं कि क्या वो सच में जो दूसरा डेथ का जो अदर किंगडम होगा वो ऐसा ही होगा जैसा मैं सोच रहा हूँ, जैसी मैं बात कर रहा हूँ। लिप्स दैट अवट किस फ्रॉम प्रेयर्स टू ब्रोकन स्टोन। तो इसमें पोइट कह रहे हैं कि और यहाँ क्या वहाँ भी लोग जो किसी को प्यार करते, उन होठों से वो क्या कह करते हैं, अपनी होठों से मरे हुए लोगों की, टूटे हुए पत्थरों की पूजा करते हैं। उनके लिए प्रेयर्स जो हैं वो कैसी हैं, बातें हैं जो जिस तरह की ज़िंदगी हम जी रहे हैं, क्या डेथ की दूसरी किंगडम में भी वैसा ही हो रहा है। तो पोइट कह रहे हैं कि जिस तरीके की हम ज़िंदगी जी रहे हैं, जैसा कि जिस तरीके से हम रह रहे हैं, क्या डेथ की दूसरी किंगडम में भी ऐसा ही होता होगा। ठीक है, तो ये था हमारा थर्ड सेक्शन। ठीक है, इसका फोर्थ और फिफ्थ सेक्शन हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। सो बाय बाय।